आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट, जो कि है हिस्ट्री से यानी कि आवर पास्ट से, और वर्कशीट कर रहे हैं हम आज 11। डेट है आज की 2 नवंबर। आपको याद है हम लास्ट वर्कशीट में दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे और आज हम उन्हीं सुल्तानों के यानी कि सल्तनत के बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दी गई है प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स। सबसे पहले देखिए जामा मस्जिद की पिक्चर दी हुई है, उसी जामा मस्जिद की जो दिल्ली में है। और आप जानते हैं जामा मस्जिद का नाम बहुत आपने सुना होगा, लाल किला जामा मस्जिद, ये वही है। उसके बाद दी गई है बेगमपुरी मस्जिद यानी मॉस्क्यू, फिर मोट की मस्जिद, फिर मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली। अब करना आपको ये है कि आपको अपनी बुक उठानी है आवर पास्ट की और इन चारों के बारे में आपको कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है। एक के बारे में हिंट मैंने आपको दे दिया है यानी कि जामा मस्जिद के बारे में, बाकी 3 के बारे में भी आपको कुछ जानकारी इकट्ठी करनी है। वैसे तो मैं आपको तुरंत बता सकती हूँ इन सब का डिटेल्स, लेकिन क्योंकि वर्कशीट चाहती है और मैं भी चाहती हूँ कि आप किताब उठाएं, एक बार देखें ज़रूर। तो सबसे पहले आप आइए दिल्ली सुल्तान नाम के जो आपका दिल्ली सल्तनत चैप्टर है उस पर, और पेजों को पलटना शुरू कीजिए। इस चैप्टर को अगले चैप्टर को अगले चैप्टर को देखिए और देखेंगे आप तो आप देखेंगे इस मस्जिद के बारे में आपको जानकारियां मिलेंगी। और इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मैं आपके साथ उसे डिस्कस कर लूँ। वैसे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आपको क्या जानकारी मिली ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये सारी बातें यहाँ कही गई हैं आपको करने के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं कह रही हूँ, आपको करना है इसे टेक्स्ट बुक की मदद से। तो चलो अब शुरू करते हैं। अर्ली दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, आपको याद ही होगा। और उसके बाद आज हम और कुछ खास बातें कर रहे हैं इल्तुतमिश के टाइम की अगर हम बात करें, और इल्तुतमिश से पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर रहे थे, और इसी तरह से कुछ और शासक। इनके टाइम पीरियड में ये एक ट्रेंड था कि ये स्लेव्स रखते थे, स्लेव्स, हाँ स्लेव्स जिसे हम गुलाम कहते हैं, स्लेव्स रखते थे और इन स्लेव्स को खरीदा जाता था। इनको खरीदा था और खरीदते थे, और खरीद मतलब अब खरीदा है तो किसी ने बेचा भी होगा, तो खरीदा बेचे जाने वाले लोग जिन्हें हम दास कहते हैं ये उन्हें रखते थे और उनको ट्रेंड करते थे। और क्योंकि ये उन स्लेव्स को ट्रेंड करते थे खरीद कर, तो ये स्लेव उनके माता पिता वगैरह कोई नहीं होते थे, तो पूरी तरीके से इन सुल्तान्स पर डिपेंडेंट होते थे और इन इन सुल्तान्स के ट्रस्ट वर्दी होते थे। और ये सुल्तान इन स्लेव्स को एज अ गवर्नर यूज करते थे। देखिए, अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चीफ्टेन्स एज गवर्नर्स, ये जो जमींदार हम जिन्हें कहते हैं या जिनको हम सामंत कहते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जो जमीन की पहले देख रेख किया करते थे, इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली के जो सुल्तान हैं या दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन लोगों ने उन स्लेव्स का इस्तेमाल किया किसकी जगह पर, जो चीफ्टेन्स या एरिस्टोक्रेट्स हैं उनकी जगह पर गवर्नर्स के रूप में इन्होंने स्लेव्स को रखा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इन स्लेव्स को खरीदा जाता था। और फारसी में, पर्शियन में इनको क्या नाम से जाना जाता है, बंदगा। तो बंदगा के नाम से जानते हैं पर्शियन में हम किसे, स्लेव्स को। और कुछ और खास बातें जानते हैं कि ये जो स्लेव थे इनके बारे में हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हमने बात की थी गुलाम वंश, जिसमें इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐसे महत्वपूर्ण शासक हैं। उसके बाद फिर खिलजी वंश, उसके बाद फिर इसी तरीके से हमने तुगलक वंश के बारे में बात की। तो जो हम ये डायनेस्टी के बात, वंश मतलब डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, फिर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें, तुगलक डायनेस्टी की बात करें, तो इन्हीं डायनेस्टीज में जो दिल्ली सल्तनत के अकॉर्डिंग एक एक करके डायनेस्टी आती हैं, उसी में हम स्पेशली अगर खिलजी डायनेस्टी की और तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो इन्होंने बंदगान, देखिए, द खिलजी और तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगान and also raised people of humble birth who were often their
जब हम इस पूरे को पढ़ते हैं तो आपने जब इसे पढ़ा तो इसमें आप क्या देखते हैं? आप यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर बहुत ही क्लियर करके ये बताया है कि खिलजियों ने भी और तुगलक डायनेस्टी ने भी, दोनों के जो एम्परर थे, जो दोनों के शासक थे, इन लोगों ने इन स्लेव्स को और ऐसे लोगों को जो कई बार पुअर होते थे पर इनके ट्रस्टवर्दी थे, कई बार वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे पर इनके ट्रस्टवर्दी थे, दूसरे तरीके से वो बहुत खराब स्थिति में थे पर इन शासकों के यानी एम्परर के ट्रस्टवर्दी थे। तो स्लेव्स और दूसरे जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, इन्होंने उन्हें गवर्नर्स बना दिया या जनरल्स बना दिया। ये गवर्नर और जनरल्स दोनों ही अगर देखा जाए तो एक तरीके से बड़ी पावरफुल पोस्ट हैं। पोस्ट मतलब पद, जिसको आज हम कहते हैं ना कि आप नौकरी करते हैं तो आपका एक पद होता है, जैसे प्रिंसिपल एक पद है, पोस्ट है, टीचर एक पोस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जनरल्स और गवर्नर्स उस टाइम की पोस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास मिलिट्री पावर होती थी, लैंड पावर होती थी, यानी कि इनके पास वेल्थ भी होता था और पावर भी होती थी। इसके अलावा स्लेव्स के बारे में और अगर हम खास बात करें तो जो स्लेव्स होते थे ये लॉयल होते थे अपने उस मास्टर के लिए, उस एम्परर के लिए जिसने इन्हें खरीदा होता था, ट्रेंड किया होता था और इनको पोस्ट दी होती थी। लेकिन ये उन एम्परर के जो बच्चे होते थे, चिल्ड्रन होते थे, जो नया एम्परर बनता था उसके प्रति ट्रस्टवर्दी नहीं होते थे। और क्यों ट्रस्टवर्दी नहीं होते थे? क्योंकि जो उनके बच्चे हैं उनके अपने दूसरे स्लेव्स हैं जिनको वो गवर्नर या जनरल्स बनाना चाहते हैं। तो होता ये था कि एक एम्परर के टाइम में जितने भी स्लेव्स या दूसरे ट्रस्टवर्दी लोग जिन्हें सरदार बना दिया जाता था या जिन्हें जनरल्स, गवर्नर्स या दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी जाती थी, जिन्हें हम नो दे दी जाती थी, उन सभी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। जैसे ही एक एम्परर हटा या उनकी मृत्यु हो गई और दूसरा शासक एम्परर बन गया, दूसरा व्यक्ति एम्परर बन गया, तो इनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। और ये जो हम बात करें कि ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिन जो गवर्नर हैं, जनरल्स हैं या दूसरे इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनके पास वेल्थ होती थी और पावर होती थी। इन सब लोगों को हम नोबल के नाम से जानते हैं। नोबल का मतलब होता है अमीर, और आपको बहुत बार ये शब्द मिलेगा नोबल, नोबिलिटी। तो ये अमीर वर्ग है क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास पावर है और इसके पास वेल्थ है, दोनों चीजें होती थी इनके पास। तो एक तो आपने ये जाना कि स्लेव्स को खिलजी और तुगलका ने बहुत इंपॉर्टेंस दी। दूसरा आपने जाना कि ये स्लेव जो है सिर्फ अपने मालिक के प्रति ऑनेस्ट होते थे। फिर अब कुछ और खास बात पढ़ते हैं। खिलजी और तुगलका के टाइम पीरियड में जो ये स्लेव थे, इनको इन्होंने एरिया दिया और इनको बना दिया कमांडर एक तरीके से। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि लैंड का रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पहले जो लोग होते थे उनको एरिस्टोक्रेट्स या चीफटेन्स के नाम से हम जानते हैं, जिनको हम हिंदी में जमींदार बोलते हैं। जमींदार शब्द आपने सुना होगा। इनके पास बड़ी सारी जमीन, बहुत बड़ी सारी जमीन के ऊपर इनका कंट्रोल होता था और ये उससे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये जो हम बात करें सुल्तान्स की, सुल्तान्स में खिलजी की और तुगलकास की, इन लोगों ने उन जो लैंड्स के ऊपर में चीफटेन्स या एरिस्टोक्रेट हैं उनकी जगह पर इन्होंने किसको वैल्यू की? इन स्लेव्स को वैल्यू की एज अ गवर्नर। इन्होंने क्या किया? इनको वहां पर मिलिट्री कमांडर या गवर्नर बना दिया। किनको? स्लेव्स को। ये मैंने तुम्हें भी पहले ही बताया कि स्लेव्स को गवर्नर और कमांडर्स बना दिया, और इनको कमांडर बनाने के साथ साथ उस लैंड एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। तो जो ये लैंड एरिया था, इस लैंड एरिया को बोलते थे इक्ता, और इनकी पोस्ट का नाम हो गया इक्तादार या फिर मुक्ति। तो अगर हम अब ये बोले कि सुल्तानाज के टाइम में कमांडर, गवर्नर, इक्तादार, मुक्ति कौन है? तो बहुत बार ये एक ही व्यक्ति है। मतलब उस व्यक्ति को हम कमांडर के नाम से भी जान रहे हैं। कमांडर मतलब, कमांडर क्या है? कमांडर तो एक फोर्स, मिलिट्री फोर्स की पोस्ट का नाम हो गया। तो वो मिलिट्री फोर्स की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। वही जो है इक्तादार भी है। इक्तादार क्या है? इक्तादार एक एरिया है जिससे वो लैंड रिवेन्यू भी लेगा, यानी कि टैक्स भी लेगा, और वहां पे लॉ मेंटेन भी करेगा। तो वो एज अ कमांडर मिलिट्री पोस्ट भी
निभा रहा है और उसी टाइम पीरियड में वो एज अ इक्तादार वहाँ पर वो कानूनी व्यवस्था का भी लॉ मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब वो एज अ जज भी रोल निभा रहा है। तो आपको अगर इस तरीके के शब्द आते हैं गवर्नर, कमांडर, इक्तादार, मुफ्ती, तो आपको बहुत क्लियर रहना है कि खिलजी और तुगलकास के टाइम में मोस्ट ऑफ टाइम स्लेव्स और जो भी ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग होते थे उनको ये पोस्ट दे दी जाती थी और यहाँ में ये इतनी सारी जिम्मेदारियां दी जाती थी जो उनको एज अ मिलिट्री ऑफिसर भी कंप्लीट करनी है और एज अ लैंड ऑफिसर भी कंप्लीट करनी है एज अ इक्तादार और मुफ्ती। इक्तादार और मुफ्ती दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ पर बताई गई है कि मुफ्तीज जो हैं यानी कि इक्तादार जो हैं वो मिलिट्री रोल भी निभाते हैं और अपने एरिया में लॉ ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं। इसके साथ में वो रिवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, रिवेन्यू मतलब टैक्स भी कलेक्ट करते हैं और साथ में जो सैनिक वो सोल्जर्स रखते हैं उनको वो पे भी करते हैं। पे मतलब उनको सैलरी भी देते हैं और सैलरी कहाँ से देंगे भाई, जो उन्होंने रिवेन्यू कलेक्ट किया होता था उसी रिवेन्यू से जो इक्ता उनको मिली है, जो जमीन लैंड पोर्शन उनको मिला, जिस लैंड पोर्शन को हम इक्ता के नाम से जानते हैं, उसी इक्ता की हम बात करें, उसी इक्ता पर ये से जो रिवेन्यू ले रहे हैं उसी रिवेन्यू से अपनी सैलरी भी निकालते हैं, जो मिलिट्री है उनकी भी सैलरी निकालते हैं और उसमें से एक पोर्शन वो अपने एम्परर को यानी कि सुल्तानास को भी भेजते थे। इसके बाद अगर और बात करें इनके ही बारे में, मुफ्तीज के बारे में, तो मुफ्तीज के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर एक जगह इनको दे दी एज अ इक्तादार, एज अ कमांडर, तो ये वहाँ के धीरे धीरे राजा भी बन सकते हैं, एम्परर भी बन सकते हैं। तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो जैसे आपने आज के टाइम पीरियड में देखा है, क्या होता है कि मान के चलो आपकी, जैसे आप किसी भी पोस्ट को देख लीजिए, जैसे एक आईएएस ऑफिसर देख लीजिए, आईएएस ऑफिसर है तो जब उसकी सेवा पूरी हो जाएगी यानी कि उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी तो उसके बच्चों को वो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट नहीं मिलती है। क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति पर्सन एग्जाम कंप्लीट करके आता है उसको आईएएस की वो पोस्ट मिलती है, उसके बच्चों को नहीं मिलती है। तो एक तो इन्होंने ये किया इक्तादार के साथ कि इक्तादार जो थे उनकी पोस्ट जो है वो इनहेरिटेबल नहीं थी, मतलब उनके बच्चों को वो नहीं मिलती थी। इसके अलावा सेकंड थिंग क्या होती है, जैसे आज के टाइम में आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि पहले इसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी अभी यूपी में हो गई, या हम कहते हैं कि जैसे अपने टीचर्स को लीजिए, टीचर्स का एग्जांपल अगर हम ले तो हम कई बार कहते हैं कि अभी तो हमारे टीचर्स हमारे स्कूल में थे, अभी उनका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया, या फिर हम कई बार कहते हैं ये दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर टीचर हमारे स्कूल में आई है। तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर किया जाता था। तो ये किया जाता था इक्तादार के साथ। तो इक्तादार के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, जिन्हें हम कमांडर भी बना रहे हैं, इक्तादार भी बना रहे हैं, हम उनको गवर्नर भी बना रहे हैं, मुफ्ती कह रहे हैं जिन्हें हमें, तो इनके ऊपर कंट्रोल करने के दो खास जो तरीके थे, वो पहला तरीका था कि इनकी जो पोस्ट थी वो इनहेरिटेबल थी, इनकी पोस्ट इनहेरिटेबल नहीं थी, इनके बच्चों को वो पोस्ट नहीं मिलती थी। दूसरी चीज, इनके ट्रांसफर किए जाते थे, बराबर होते रहते थे, ताकि एक जगह पर इतना कंट्रोल ना कर लें कि वहां के एम्परर बन सके। ये दो खास बातें थी। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट रूल थे इनके ऊपर, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे। खिलजी डायनेस्टी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्परर था अलाउद्दीन खिलजी, उसके टाइम पीरियड में। देन अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अंडर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर है अपने टाइम पीरियड का, या फिर कहें कि सुल्तानाज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसने क्या खास चीजें की थी? इसने क्या किया कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था थ्रू चीफटेन्स और एरिस्टोक्रेट्स, उनकी जगह पर इसने वो पूरा कंट्रोल अपने अंडर में कर लिया, एम्परर के अंडर में या स्टेट के अंडर में वो पूरा कंट्रोल आ गया रिवेन्यू कलेक्शन का। और जितने भी ये हम बात करें चीफटेन्स की, जिनकी जो लैंड के ऊपर जिनका कंट्रोल हुआ करता था, चीफटेन्स की, एरिस्टोक्रेट्स की, ये रिवेन्यू नहीं देते थे, ये सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, अपना हिस्सा रखते थे और दे देते थे, बाकी एम्परर को पहुंचा देते थे। इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में इतना रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए कि जो चीफटेन्स वगैरह हैं ये भी टैक्स देने के लिए मजबूर हो गए, इनको भी टैक्स पे करना पड़ता था। तो यहाँ पर लिखा है, जब आप पढ़ोगे, दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, 3 तरह के टैक्स लिए जाते थे। एक तो होता था खराज, खराज होता था जो भी खेती की जाती थी
उसमें से जितनी भी खेती की फसल, जितनी भी फसल आती थी, जितनी भी जितनी भी कल्टीवेशन होती थी, उसका आधा देना पड़ता था। 50% मतलब उसका आधा रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। तो एक तो देना पड़ता था अगर हम कहें खेती के ऊपर यानी कल्टीवेशन पर, सेकंड देना पड़ता था कैटल्स पर, आप जो भी गाय भैंस घोड़ा वगैरह वगैरह जो भी आप कैटल्स रखेंगे, एनिमल्स रखेंगे, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। थर्ड देना पड़ता था आपको अपने हाउस के ऊपर टैक्स। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिए जाते थे। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट जिसमें बहुत सारी नॉलेज दी है। तो लेट्स सी कि हमने क्या सीखा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे कहा है कि अगर हम इक्तादार होते तो हमें क्या क्या काम करने पड़ते। तो भाई सीधी सी बात है, वही सारे काम करने पड़ते जो इक्तादार ने किए, यानी क्योंकि हम एज अ कमांडर भी रोल प्ले करते। तो जब हम कमांडर के रूप में प्ले करते तो हमें सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती जो एक मिलिट्री ऑफिसर को लेनी पड़ती है, यानी कमांडर को लेनी पड़ती है। सेकेंड थिंग, हमें एज अ इक्तादार भी रोल प्ले करना पड़ता, यानी कि लैंड रेवेन्यू वगैरह को कलेक्ट करना पड़ता। और इसके अलावा हमें मिलिट्री में जो भी जितने भी हमने अपने लिए सैनिक रखे हैं उन सबको हमें पे भी करना पड़ता। तो ये सारे काम हमें करने होते। तो ये है आपका आंसर। मैंने छोटा करके लिखा है, लेकिन जो बड़ा करके बताया आपको वो याद रखना है। छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं मैम प्लीज छोटा आंसर लिखवाइए, इसलिए छोटा लिखा है। लेकिन आपको याद सारी बातें रखनी है। अगर बड़ा आंसर आएगा तो फिर कैसे लिखोगे, इसलिए याद रखना। तो छोटा आंसर क्या है कि आप कमांडर के फंक्शन करने पड़ते और इक्तादार के फंक्शन करने पड़ते। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कमांडर का फंक्शन क्या है, इक्तादार का फंक्शन क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे और उस टाइम पर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमें एक्सप्लेन करना है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में टैक्सेशन के बारे में, कि कैसे टैक्स लिया जाता था, क्या खास बातें थी उसकी, हमें की फीचर्स बताने हैं। तो हम की फीचर्स बताते हैं चलो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे करती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में हमारे डियर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है, जिसके लिए आपका प्यार और आप के प्यार के साथ हमारा उत्साह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो वो हमें मिल जाता है, वो हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है ये। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो पूरा असेसमेंट और कलेक्शन जो है किसके अंडर में ले आया, स्टेट के अंडर में ले आया अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा हमने और एक खास बात पढ़ी कि जो भी चीफ टेंस थे जो टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते थे, उनको उन्होंने फोर्स किया पे करने के लिए, और उनकी जो टैक्स कलेक्शन की पावर थी उसको कैंसिल कर दिया गया, और वो पूरा किसके हाथ में चला गया, स्टेट के हाथ में और इक्तादार के हाथ में। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी बहुत ही नॉलेज वाली वर्कशीट। थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है इसमें, लेकिन आप अच्छे से तसल्ली से सुनिएगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो रिवाइंड करके सुनिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ बने रहने के लिए थैंक यू।